Good morning, students. Once again, a warm welcome at the platform Farmers Love in English classes with a new topic. एक नए टॉपिक के साथ आज हम फिर से शुरुआत करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस आपके सामने आया हूँ और आज एक नया टॉपिक जो कि आपका स्कोरिंग टॉपिक भी है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में इस टॉपिक का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है और सबसे इजी है टू अटेम्प्ट। इसलिए ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा ध्यान से स्टडी करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी है कि जो आप अगर इस पीपीटी को देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे और आई होप कि अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे इस टॉपिक में। तो चलिए, लेटर लेटर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपने लाइफ का, क्योंकि हमें हर जगह लेटर यूज़ करना पड़ता है। लेटर इज़ द फॉर्म ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन, लिखित कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है। और चाहे आप छुट्टी से लेके आपकी जॉब एप्लीकेशन तक, जॉब जब आप किसी भी फील्ड में जाओगे और इंटरव्यू के लिए जाओगे तो चाहे वो प्राइवेट फील्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड हो, हर फील्ड में जब भी आप अपने फाइनल अपॉइंटमेंट पर जाओगे तो उससे पहले आपको एक लेटर लिखना पड़ता है और वही लेटर आपके सिलेबस में है जिसको हम बोलते हैं जॉब एप्लीकेशन। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग जाता है, जॉब एप्लीकेशन जॉब एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर द जॉब, मतलब आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है, एक पत्र लिखना पड़ता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है, वैलिड डॉक्यूमेंट होता है कि आपने किसी जॉब पर ज्वाइन करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखी और उसका फॉर्मेट भी लगभग सेम होता है और फिक्स होता है। तो जॉब एप्लीकेशन जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले कवरिंग लेटर लिखा जाता है। कवरिंग लेटर का मतलब होता है एक एप्लीकेशन जिसको हम कवरिंग लेटर बोलते हैं, उसके बाद में आपका रेज्यूमे, डिटेल रेज्यूमे होता है और फिर आप उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं अपने उसको प्रूफ करने के लिए दैट यू आर एलिजिबल एंड द सुटेबल पर्सन फॉर दैट पोस्ट, फॉर द सर्टेन पोस्ट। क्लियर? सेकेंड थिंग, जॉब एप्लीकेशन इज द फॉर्म और द पार्ट और इज इंक्लूडेड या समाहित किया जाता है या माना जाता है फॉर्मल लेटर राइटिंग के अंदर। किसमें माना जाता है? फॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मल लेटर राइटिंग उसे कहते हैं जब हम इम्पर्सनल होकर या हम अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को ना लिखकर किसी ऐसे व्यक्ति को या पद को कोई पत्र लिखते हैं या लेटर लिखते हैं तो उसे हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं, जिसमें कलेक्टर हो सकता है, एसएचओ हो सकता है और डायरेक्टर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है। तो आपका जो जॉब एप्लीकेशन है वो भी लगभग लगभग या तो किसी फर्म के डायरेक्टर को लिखा जाएगा, कॉलेज में हो तो वहाँ के एचओडी को लिखा जा सकता है, या फिर स्कूल हो तो प्रिंसिपल को लिखा जाता है, या फिर मैनेजिंग मैनेजर को लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से जॉब एप्लीकेशन एक डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, तो डेजिग्नेशन को लिखा जाता है, एड्रेस किया जाता है। तो दीज टाइप्स ऑफ लेटर डिमांड अ वेरी फॉर्मल एंड प्रिसाइज ट्रीटमेंट। बहुत फॉर्मल और प्रिसाइज तरीके से सटीक स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है, फॉर्मल फॉर्मेट होता है and are accompanied by a biodata, and usually this is what the covering letter in the beginning I said you, जैसे मैंने आपको कहा था शुरुआत में ही कि ये एक कवरिंग लेटर होता है और इसके साथ में रेज्यूमे, आपका बायोडेटा और रेज्यूमे होता है। बायोडेटा ought to include the name। अब इस बायोडेटा में क्या होता है, दैट बायोडेटा, रेज्यूमे और सीवी, देयर आर थ्री थिंग्स, तीन चीजें होती है, बायोडेटा, रेज्यूमे और सीवी। सीवी की करिकुलम विट्टे,
द फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये तीन चीजें होती है, तीनों लगभग सेम होती है, सीवी, बायोडाटा और कलेक्टिबिलिटी। इट मीन्स योर पर्सनल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट, सो दैट इज बायोडाटा, सीवी और रेज्यूमे। Your contact details, birth, professional qualifications, experience, expected salary, and everything is mentioned in signature or reference. Everything is mentioned in your biodata, CV, or resume. So before writing this covering letter or the job application, we must always have some certain points in our brain एंड मस्ट बी फॉलोड ऑल्सो। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और याद भी रखना चाहिए, और बहुत आसान है इनको याद रखना। सबसे पहले तो वेरी फॉर्मल। अब फॉर्मल क्या होता है, अभी आपको बताएंगे कि फॉर्मल कैसे हो सकता है। प्रिसाइज, डू नॉट टॉक अ लॉट, ज़्यादा बात आपको नहीं करनी है। प्रिसाइज, सटीक शब्दों में आपको बोलना है। टू द पॉइंट होना चाहिए। बायोडाटा इज एनक्लोज टू द हेल्प ऑफ द एप्लीकेंट, फोकस ऑन हर और हिज क्वालिफिकेशंस एंड skills। precise का मतलब ये है you just request or you just show that you are suitable for the post, you are the suitable candidate for the post or the designation that is vacant in certain form। किसी फॉर्म में वैकेंट है, उसके लिए आप परफेक्ट हैं, वो आपको एप्लीकेशन में जस्ट शो करना होता है। बाकी आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन किस में होती है, रेज्यूमे और सीवी के अंदर होती है। बायोडाटा, रेज्यूमे, करिकुलम विटे is written in a standardized format and must include the name, date and time and birth and address. We have already discussed all these things, and while stressing on one's qualities, it is essential to avoid bargaining and intrigating. Never bargain in what the application or your resume. There are parts. This type of formal writing, letter writing is included in block लेटर राइटिंग। ब्लॉक का मतलब होता है हर चीज ब्लॉक्स में लिखी जाती है, BLOCK, ब्लॉक लेटर राइटिंग। जैसे फर्स्ट ब्लॉक है आपका, फर्स्ट ब्लॉक, इन द फर्स्ट ब्लॉक यू मस्ट राइट सेंडर्स एड्रेस एज यू ऑलवेज राइट इन formal letter writing, whether you are writing leave application or a complaining application or official application, so you must write your sender's address first. With that sender's address, mention date. After that, receiver's address and subject, salutation, then the body of the letter। द बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब होता है कि मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हैं उसको हम बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं। इन बॉडी ऑफ द लेटर आपको इंट्रोड्यूस करना है, उसमें भी आप 3 वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं विद चेंजिंग ऑफ द पैराग्राफ्स, जैसे कि इंट्रोडक्शन और ओपनिंग स्टेटमेंट, रीजन फॉर अप्लाइंग और चेंजेस, ओके, सुटेबिलिटी और कंक्लूजन। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एंड देन आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज विद योर नेम। ये सारी चीज़ें आपकी किस में लिखी जाती है, लेटर राइटिंग में होती है, और जॉब एप्लीकेशन में भी ये सारी चीज़ें होती है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, द थर्ड पार्ट, दैट इज बायोडेटा और रेज्यूमे। इन बायोडेटा और रेज्यूमे राइट नेम, डेट, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, education qualifications, professional qualifications, languages that you know, experience, salary, expected salary, skills and your interest। ये सारी चीजें, रेफरेंस, हॉबीज, प्रेजेंट एक्सपेक्टेशंस और रेफरेंस, एंड फाइनली द सिग्नेचर। these are the elements of your CV। now see an example, draft an application for the post of an accountant with biodata in Rayan International School, Patparganj, Delhi. It was advertised in the Times of India on 28th February 2021। You are केशव और कृति। तो आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे कि आपने क्वेश्चन को स्टडी किया तो सबसे पहला एलिमेंट जो होगा इन द क्वेश्चन, यू विल हैव टू फाइंड आउट
sender's address, because that is the first part or the first element of your job application. What is the sender's address? I must define it. Sender's address, it means the one who is sending the letter. Who is writing and sending the letter. It means you. Now here आपको यहाँ पर you will have to assume yourself whatever you are asked to be assumed. जो आपको मानने के लिए कह रहा है आपको वो बनना पड़ेगा. अब आप यहाँ पे क्या है, केशव है या कृति है, और आपका एड्रेस क्या है. लेटर कौन लिख रहा है, केशव और कृति. केशव और कृति भेजने वाले हैं, तो उनका एड्रेस क्या होगा, C36 3/6 यमुना विहार दिल्ली. तो आपका सेंडर्स एड्रेस भी यही होगा. तो सेंडर्स एड्रेस में क्या होगा, द वन हु राइट्स द लेटर और सेंड्स द लेटर, और द वन हु इज राइटिंग द जॉब एप्लीकेशन फॉर अ सर्टेन पोस्ट, जो कि हुए आप. और आपको क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ये मानना पड़ेगा, जो भी प्रश्न में दिया हुआ है उसको आपको अज्यूम करना है कि आप वो हैं, और उसके अनुसार आपको अपना सेंडर्स एड्रेस क्वेश्चन में ही दिया हुआ मिलेगा. इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ भी अपने मन से नहीं करना है, सिर्फ चीज़ों को ढूंढना है, उसे सही जगह फिक्स करना है. तो सबसे टॉप पे हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस. अब सेंडर्स एड्रेस लिखने की भी एक कला है. इट इज एन आर्ट. और ये आर्ट क्या है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखा जाता है, हाउस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, हाउस नंबर, ऑफिस बिल्डिंग नंबर, और स्ट्रीट और लेन नंबर. तो क्या लिखा जाता है, बिल्डिंग नंबर, with street और लेन नेम. ये आपको फर्स्ट लाइन में लिखना होता है. देयर कैन बी 3 लाइन्स. सेकेंड लाइन में आपको क्या लिखना होता है, नेम ऑफ सिटी, इफ इट इज गिवन, ऑफ द सिटी वेयर यू लिव और ड्वेल. तो ये सेकेंड लाइन में लिखा जाता है. और थर्ड लाइन में, इफ इट इज नीडेड, पिन कोड. तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका एड्रेस आप कैसे लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले आपको क्या लिखना है, C3/6 यमुना विहार. फिर मैंने कहा था सिटी, ये आपको नीचे लिखना होता है, और पिन कोड. तो दिस इज द परफेक्ट सेंडर्स एड्रेस. इस पूरी चीज को हम क्या बोलेंगे, सेंडर्स एड्रेस. एंड यही आपका पहला ब्लॉक है. देन आफ्टर आपको लिखना होता है डेट, गिविंग द 1 लाइन स्पेस. एक लाइन आपको छोड़नी है, या आपने लाइन छोड़ दी, उसके बाद में आपको डेट लिखनी है. अब आपको डेट लिखने के लिए इस डेट वर्ड को लिखना ज़रूरी नहीं है. ये भी आप याद रखें कि डेट लिखने के लिए इस डेट वर्ड को लिखना ज़रूरी नहीं है. डेट आप कैसे लिखते हैं, न्यूमेरिक वे में लिखते हैं, जो कि हमेशा गलत होता है. आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके से डेट लिखी हुई आती है, या लिख दिया जाता है ये, या फिर आपको लिख दिया जाता है और भी शॉर्ट फॉर्म अप्लाई बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू राइट, तो उसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है. ये सारे के सारे गलत तरीके हैं. डू नॉट राइट द डेट इन न्यूमेरिक वे. लेटर राइटिंग में कभी भी डेट न्यूमेरिक वे में नहीं लिखी जाती है, नंबर्स में नहीं लिखी जाती है, ऑलवेज अल्फा न्यूमेरिक लिखी जाती है.
क्या लिखी जाती है? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर्स एंड अल्फाबेट्स में लिखी जाती है। और उसका लिखने का सबसे सही तरीका, सटीक तरीका क्या है? बहुत आसान है। जो डे है वो आपको कैसे लिखना है? ऑर्डिनल नंबर में लिखना है। जैसे 11th ऑफ अगस्त 2023। इस तरीके से आप इस डेट को लिख सकते हैं। और दिस इज द परफेक्ट वे। इसका कारण ये माना जाता है क्योंकि इंग्लिश में दो तरीके के वेरिएंट चलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में सबसे पहले मंथ लिखा जाता है, फिर डे लिखा जाता है और फिर ईयर लिखा जाता है। जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में सबसे पहले डे लिखा जाता है, फिर मंथ लिखा जाता है, फिर ईयर लिखा जाता है। और इन दोनों को ही अगर कोई फॉरेन, सपोज करो कि आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉरेन में मिल जाती है एंड यू आर राइटिंग द लेटर, जॉब एप्लीकेशन इन यूएसए, और यहाँ पे यूएसए में आपने डेट ये लिख दी जबकि आप जी रहे हैं सिर्फ मार्च या मार्च के महीने में, लेकिन वो क्या पड़ेगा? ये पड़ेगा। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? मंथ पढ़ा जाता है। तो वो क्या समझेगा? November 3rd 2023। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही लेटर्स में हमेशा डेट अल्फा न्यूमेरिक होती है। तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आप मंथ्स के नेम जरूर याद रख लें। उसके बाद आता है वन लाइन स्पेस, एक लाइन का वापस से आपको स्पेस देना है। और नेक्स्ट चीज आपको लिखनी है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस जब भी आप लिखते हैं तो वो भी 3 लाइन में लिखा जाता है। पहली लाइन में लिखा जाता है डेजिग्नेशन विद द आर्टिकल। क्लियर? तो रिसीवर्स एड्रेस में सबसे पहले क्या लिखोगे आप? तीसरा एलिमेंट क्या है आपका? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस में सब क्या लिखा जाता है? सबसे पहले डेजिग्नेशन विद द आर्टिकल, नेम ऑफ द ऑफिस, office where this person, this designed person is working, where, okay। और थर्ड में लिखा जाता है लोकेशन ऑफ द ऑफिस। क्लियर? तो ये 3 लाइन आपको रिसीवर्स एड्रेस में लिखनी ही लिखनी है। 3 लाइन लिखने के बाद में आपका आता है नेक्स्ट एलिमेंट, सैल्यूटेशन। क्या आता है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन बहुत सिंपल है। देखो हम क्या करते हैं कि जब भी जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं या किसी भी तरीके का फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम सैल्यूटेशन को बड़ा डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं, सजाने सजाने की कोशिश करते हैं। इसमें डी लगा देते हैं, फिर डी की स्पेलिंग नहीं आती तो उसे DEER कर देते हैं, जो कि कतई गलत हो जाता है। ठीक है। और उसके साथ फिर सर भी लगाते हैं, मैम भी लगाते हैं, और मैम तो हम हमेशा ही गलत लिखते हैं। तो ये गलतियां यहाँ होती है, ये फॉर्मेट एरर्स है। अगर यहाँ पे गलतियां पकड़ में आ गई तो आपके मार्क्स जाएंगे। आपको डियर नहीं लगाना है इन द फॉर्मल लेटर। देयर इज नो नीड टू राइट डियर, बिकॉज डियर इज ऑलवेज यूज द पर्सन whom यू नो। हमेशा उसके लिए यूज होता है जो जिस आदमी को आप जानते हैं। जिस आदमी को आप जानते ही नहीं है उसके लिए डियर कैसे लगा सकते हैं? रेस्पेक्टेड भी नहीं लगाना है। आपको सिंपल लिखना है सर और मैम। अब मैम लिखना सीख लेना। दिस इज मैम, MA' वाला कॉमा और फिर AM। ये हमेशा गलत लिखा जाता है। वैसे तो हम सर लिखे या मैम लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी डोंट नो द पर्सन होम वी आर एड्रेसिंग दिस।
जॉब एप्लीकेशन, लेकिन फिर भी जेंडर बायसनेस को ध्यान में रखते हुए, पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए कोई सोच ले कि मैं तो महिला हूँ, मेरे लिए सर लिख दिया, ये गलती वो गलती, तो ये बहुत माइनर इश्यूज होते हैं, पैटी इश्यूज होते हैं, हालांकि इनको कंसिडर नहीं किया जा सके एक ब्रॉड लेवल पे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सैल्यूटेशन में दोनों ही चीज़ें लिखे, सर और मैम, बिकॉज आपको सामने वाले का पता नहीं है, रिसीवर का पता नहीं है कि डेजिग्नेशन पे जिस पद को आप एड्रेस कर रहे हैं वो महिला है या पुरुष है। तो इस झंझट से बचने के लिए सर और मैम दोनों ही सैल्यूटेशन आप यूज कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट, अगला जो एलिमेंट आता है जॉब एप्लीकेशन का, दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट मस्ट बी व्हाट, इन वन लाइन, इन वन लाइन। किस में होना चाहिए सब्जेक्ट आपका, वन लाइन में होना चाहिए, एक लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी मैक्सिमम 5 और 6 वर्ड्स। जैसे अगर आप जॉब एप्लीकेशन, बिकॉज आपके जॉब एप्लीकेशन है इसलिए जॉब एप्लीकेशन का बिल्कुल है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट और द नेम ऑफ द पोस्ट, तो सिंपल सा आपके सब्जेक्ट बनता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, और पोस्ट का नाम लिख दिया जाता है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। हर चीज किस में दिया हुआ होता है, प्रश्न में ही दिया होता है। तो प्रश्न से ही आंसर आपको बनाना है, और जब प्रश्न से आंसर बनाएंगे तो उसमें कई फायदे हैं, स्पेलिंग एरर्स नहीं होंगी, सिर्फ आपको सही जगह पर सही शब्दों को ढूंढकर लिखना है। और अगर मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपको सही शब्दों को सही जगह बिठाना है, और आपके सब्जेक्ट तक का एलिमेंट, सब्जेक्ट तक की जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से सही हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है अपना बॉडी ऑफ द लेटर और द जॉब एप्लीकेशन इन विच मैसेज इज कन्वीड, जिसमें हम अपना संदेश बताते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। अब वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए आप, मैंने जैसे कि आपको बताया सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल को लिखना था तो उसकी भी 3 लाइन है। कौन कौन सी, द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द ऑफिस एंड द एड्रेस। ये आपको जॉब एप्लीकेशन का हमेशा सब्जेक्ट ऐसे ही लिखना है, रट लेना है इस पूरे के पूरे सेंटेंस को, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट, टीचर, लेक्चरर, मैनेजर, सीईओ, एनीथिंग। तो वो आपको पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। देन आफ्टर सैल्यूटेशन, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सैल्यूटेशन लिखते हैं, सही चीज़ है, सबसे पहले सैल्यूटेशन लिखा जाता है फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन अगर आप इसे सब्जेक्ट के बाद में भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप इसको यहाँ लिखें और इसको यहाँ लिखें, या फिर जैसा ये लिखा हुआ है उस तरीके से लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद आता है मैसेज और द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ओपनिंग स्टेटमेंट, ये भी आपको याद रखना है, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहां तक की चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, फिर यहां पर आपको क्या करना है, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर लिखना है, जिसमें आपने आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तरफ से कोई से भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हैं। डेट लिखनी है, इमेजिनेटिव डेट लिखनी है, लेकिन एप्लीकेशन जो डेट जिस डेट पर आप लिख रहे हो एप्लीकेशन, उसी डेट को आप मेंशन कर सकते हैं, या जब आपने एडवर्टाइजमेंट देखा उस डेट को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगेन फॉर द पोस्ट और जो जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट, पद का नाम, ये चीज़ें सेम लिखनी है, सिर्फ आपको 3 बदलाव करने हैं। न्यूज़पेपर का नाम अपनी तरफ से लिखना है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वहाँ से लिखना है, नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी तरफ से कोई सा भी द हिंदू लिख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, द डेली न्यूज़ लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, लेकिन द आर्टिकल जरूर लगाना। न्यूज़पेपर्स के नेम के पहले, जर्नल्स के नेम के पहले, मैगजीन्स के नेम के पहले द आर्टिकल यूज़ होता है। आर्टिकल का यूज़ भी आपका क्लियर हो रहा है। उसके बाद में ऑन आर्टिकल लगाना है, और जिस दिन वो एडवर्टाइजमेंट आया जहां आपने देखा न्यूज़पेपर में, वो डेट लिखनी है,
और उस पद का नाम लिखना है फॉर के साथ। और ये पूरा का पूरा फर्स्ट पैराग्राफ आपका बिना किसी दिक्कत के आपको इसी तरीके से लिखना है। फिर आपको क्या करना है, सेम लाइन, आई एम एट प्रेजेंट वर्किंग विद अ कंपनी इन गुरुग्राम। ये जो भी आप लिखना चाहो, जैसे यहाँ से यहाँ तक की लाइन आप कर सकते हो, वर्किंग विद अ कंपनी। अब जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपका स्कूल है, जो भी कुछ है, उसके लिए आप लिख सकते हो सिंस माई फैमिली इज स्टेशन। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंस माई फैमिली इज स्टेशन इन द दिल्ली आई फाइंड इट रादर डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट। यहाँ पर आपको रीज़न देना होता है, तो अगर आप चाहें तो रीज़न सेम लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो रीज़न ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल सा आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन दिल्ली, यहाँ आप ये सेम चीज़ लिखेंगे, आई हैव 4 years एक्सपीरियंस या 5 years एक्सपीरियंस, 7 years एक्सपीरियंस एंड अश्योर यू। ये सारी की सारी लाइन आपको सेम रखनी है, ये वाली लाइन आपको सेम रखनी है। तो इस तरीके से आपके पूरे के पूरा जॉब एप्लीकेशन है वो पूरा का पूरा लगभग सेम है। रीज़न अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इस रीज़न की जगह आप और भी कोई लाइन यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। ये भी आप कर सकते हैं कि मैं अपना कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवारी प्रस्तुत करता हूँ फॉर द सेम पोस्ट। ये भी आप ले सकते हैं, रीज़न देना चाहे रीज़न दे सकते हैं। क्वेश्चन में अगर रीज़न आया हो तो वही क्वेश्चन से रीज़न उठाकर भी आप लिख सकते हैं, बाकी की चीज़ें सेम रहेगी। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको कहा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, द लास्ट थिंग, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हमेशा जॉब एप्लीकेशन में क्या होता है, योर्स सिंसियरली होता है या योर्स ट्रूली होता है। क्या लिखेंगे आप, दो चीज़ लिख सकते हैं। एक यहाँ पे सबसे बड़ी एरर करते हैं कि स्टूडेंट्स योर्स ऐसे लिखते हैं, जबकि ये पूरी तरह से ग्रामेटिकली गलत है। इस तरीके से योर्स होता ही नहीं है। ठीक है, आपको योर्स कैसे लिखना है, YOURS विदाउट अपोस्ट्रोफ S। योर्स ट्रूली लिख सकते हैं और आप सिंसियरली भी लिखते हैं, योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है। फेथफुली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये आपका जॉब एप्लीकेशन पूरा। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। नाम इमेजिनेटिव और जो कि क्वेश्चन में या प्रश्न में दिया हुआ है वही आपको लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। तो इस तरीके से आप अपनी जॉब एप्लीकेशन लिख लेंगे। आई होप किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइंस भी मैंने बता दी है, सारी लाइंस सेम रखनी है, क्या क्या चीज़ें सेम रखना है, कहाँ से क्वेश्चन में से किस तरीके से उसको उठाना है और उसको किस तरीके से रखना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आता है बायोडेटा, CV और आप इसमें एक और चीज़ लिख लीजिए, रेज्यूमे। क्लियर, बायोडेटा, CV और रेज्यूमे तीनों लगभग एक ही चीज़ होती है। तीनों में सबसे पहले आपको आपका नाम लिखना है। नाम आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, जैसे चाहो तो आप केशव, डेकोरेटिव बनाने के लिए अग्रवाल। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि नाम वही आपको लिखना है जो आपने क्वेश्चन से उठाया है, या जो एप्लीकेशन में लास्ट में आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जो नाम लिखा है वही नाम लिखना है। ये नहीं कि वहाँ पे आपने केशव अग्रवाल लिख दिया और CV आप खुद का बना के आ जाओ, रामलाल सन ऑफ दिस, तो वो चीज़ नहीं करनी है। डेट, ये डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ है, DOB। ठीक है, यहाँ आपको DOB लिखनी है। फिर आपका एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद में आपको CV के एलिमेंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे, ये तो आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी। पर्सनल डिटेल्स के बाद में आपको सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को आप इंडेक्स में या बॉक्स बना के टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लिखना है, जैसे कि आपने ट्रेनिंग कोर्स, डिप्लोमा किया है तो वो चीज़ आपको लिखनी है। यू कैन ऑल्सो ऐड, अगर आपने एक से ज़्यादा किया है, उसमें स्कोर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसे भी टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ आप डिप्लोमा का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस लिखना है, वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग एक्सपीरियंस में कितने साल का एक्सपीरियंस है और कौन सी फर्म है, जैसे आपने
4 फर्मों में काम किया और आपको पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आप टेबल फॉर्म में लिखेंगे। टेबल फॉर्म में मतलब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 3 इयर्स, नेम ऑफ द फर्म इन विच यू वर्क, उस फर्म का नाम लिख दीजिए आप, ठीक है। और अगर आप सिंपल सा अगर लिखना चाहते हैं तो 7 इयर्स एक्सपीरियंस एज व्हाट, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट या सीए इन सच एंड सच फर्म, वो आप लिख सकते हैं। अगर आप टीचर हैं या टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिख दीजिए 7 इयर्स एक्सपीरियंस एज ए पीजीटी इन सर्टेन सर्टेन सब्जेक्ट्स और इन सर्टेन सर्टेन स्कूल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड सैलरी आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मजाक बना दिया जाता है कि एक्सपेक्टेड सैलरी एक अकाउंटेंट की एलडीसी की पोस्ट में, लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट के लिए आप लिख रहे हो 2 लाख रुपए। भाई 2 लाख रुपए अगर लोअर डिविजनल क्लर्क को मिलेंगे तो प्रिंसिपल को करोड़ों में थोड़ी मिलेंगे, या मैनेजिंग डायरेक्टर को करोड़ों में थोड़ी पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसका मजाक ना बनाएं, आपकी जो पद के अनुसार जो आपकी सैलरी हो सकती है वो आप लिख दीजिए। रेफरेंसेस, किसी का भी नाम लिख दीजिए विद द कंपनी, 2-3 इमेजिनेटिव नाम आपको बनाने हैं और कंपनी का नाम लिखना है। और फाइनली आपके सिग्नेचर करने होते हैं। एक और चीज़ इसमें आप ऐड कर सकते हैं, सिग्नेचर करने के बाद, सिग्नेचर से पहले आप एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं दैट आई हियर डिक्लेयर दैट, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट वॉट एवर द इंफॉर्मेशन और द डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय मी आर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं वो सब मेरी नॉलेज में हैं और वो सत्य हैं। ये डिक्लेरेशन लिखने के बाद आप जगह का नाम, प्लेस लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं और साइन कर सकते हैं। ये आपका परफेक्ट सीवी और रेज्यूमे हो जाता है। अगेन अ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यू आर सुधा सुधीर, resident of A7, Shanti Park, Delhi. You read the following advertisement in the Hindustan Times Times on 14th March 2021. Draft an application for the job. Response to the advertisement, giving your detailed resume. यह आपका पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। रीड इट, गो थ्रू इट एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। यह आपका टास्क है। थैंक यू सो मच। आई होप you like the class and you will love me for this special job application session. Thank you.